ठीक है, तो अब शुरुआत जो किसकी करेंगे, कल वाला ये पेज जो लगा रखा था। अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, स्त्री केसर। स्त्री केसर, इसके अलावा बात करें गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, और गुरु बीजाणु धानी को ही क्या बोला जाता है, बीजांड जो है वो बोला जाता है, तथा भ्रूणकोश। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। हम दो ही बातें करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कि स्त्री केसर और गुरु बीजाणु धानी क्या होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्त्री केसर की, कि स्त्री केसर क्या होता है और किसे कहते हैं। तो स्त्री केसर वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, और बात कर लेते हैं इसकी विस्तार से, इनकी पूरी संरचना की भी बात करेंगे। स्त्री केसर जो है वो किसे कहेंगे, पुष्प का मादा जन्नांग होता है। पुष्प का क्या होता है, मादा जन्नांग होता है। अर्थात फीमेल के रूप में पुष्प के अंदर कौन होता है, स्त्री केसर होता है। जिस प्रकार से नर के रूप में कौन होता है, मेल के रूप में कौन होता है, पुंकेसर होता है, उसी प्रकार स्त्री केसर किसके रूप में होता है, मादा जन्नांग के रूप में होता है। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं, ये जो होता है ये स्त्री केसर, इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो होता है वर्तिकाग्र, ध्यान से सुनना इसको। एक तो होता है वर्तिकाग्र, दूसरा भाग होता है वर्तिका, तीसरा भाग जो होता है वो होता है अंडाशय। ठीक है, तीनों ही भाग अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो संरचना जो है वो इस प्रकार की संरचना है वो होती है। देखिए, इस प्रकार की संरचना होती है। प्यारे बच्चों, ये एक स्त्री केसर की संरचना होती है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ एक प्याले नुमा संरचना जो दिख रही है, ये जो संरचना होती है इस प्रकार से प्याले नुमा संरचना, इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है। ये क्या करती है कि जो नर युग्मक होते हैं परागकण, जैसे ये हवा के अंदर है परागकण, लास्ट में पढ़ेंगे कैसे आते हैं। तो इन परागकणों को क्या करती है, ग्रहण करती है। परागकणों को क्या करती है, ग्रहण करती है, और उनका अंकुरण करने का काम करती है। उनके किसका काम करती है, अंकुरण करने का काम जो है वो किसके द्वारा होता है, इस वर्तिकाग्र द्वारा ही होता है। दूसरे भाग की बात करते हैं तो वो है वर्तिका। दूसरा भाग कौन सा है, वर्तिका। दूसरे भाग की बात करते हैं वर्तिका की। तो वर्तिका जो आपको ये बीच में देखिए, ये वर्तिकाग्र, ठीक है, ये वर्तिकाग्र हो गया यहाँ तक। इसके बीच में ये नलिका नुमा आपको जो संरचना दिख रही है, ये नलिका जैसी संरचना दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है, वर्तिका बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वर्तिका। तो ये लास्ट तीसरा भाग अंडाशय है। अभी सुनो एक बार, ये तीसरा भाग कौन सा, अंडाशय। तो वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच की संरचना को क्या बोला जाता है, वर्तिका। ये एक नलिका संरचना होती है, नलिका नुमा, और ये पराग नलिका बनेगी। इस पराग कण से एक नलिका बनती है, इसे हम पराग नलिका बोलते हैं, वो इसी भाग से होकर आती है। तो ये क्या करती है, पराग नलिका को रास्ता प्रदान करती है। पराग नलिका को क्या प्रदान करती है, पथ प्रदान जो है वो करती है। ये क्या करती है, ये पराग कणों का अंकुरण करती है, उनको ग्रहण करके उनका क्या करती है, अंकुरण करती है। तीसरा भाग है अंडाशय। अंडाशय भाग की अगर बात करते हैं तो अंडाशय स्त्री केसर का आधारीय भाग, यह आधारीय भाग है, आधार बनाता हूँ, बेस बनाता हूँ। फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। यह अंडाशय होता है। अंडाशय में गुरु बीजाणु धानी, जो ये नाम लिखा था, जिसे हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, या इसको ओविल बोल सकते हो, क्योंकि इसे गुरु बीजाणु धानी या फिर क्या बोला जाता है, बीजांड बोला जाता है। और ये बीजांड जो है वो इसके अंदर स्थित रहता है। बीजांड कहाँ स्थित रहता है, इसके अंदर स्थित रहता है। ये इसको मैं बीजांड नाम लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, बीजांड। और इस बीजांड में क्या उपस्थित होता है, भ्रूणकोश। बीजांड में क्या उपस्थित होता है, भ्रूणकोश। बस ये 3 संरचना हमें मुख्य रूप से, ये भ्रूणकोश, इम्ब्रियोसैक इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इम्ब्रियोसैक, ये इस बीजांड के अंदर जो है उपस्थित रहता है। तो आज हम बीजांड की संरचना पढ़ेंगे, भ्रूणकोश को तो आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।
आज के वीडियो के अंदर हम गुरु बीजाणुधानी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, कौन कौन सी संरचनाओं से मिलकर ये संरचना जो है वो बनी हुई होती है। उन सब की बात जो है आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये हो गया आपका स्त्री केसर, स्ट्रक्चर ऑफ स्त्री केसर हो गया, ठीक है, स्त्री केसर की संरचना। तो इसमें किसी भी अगर बालक को दिक्कत है तो वो बता सकता है कि कमेंट करके बता सकता है मुझे ये समझ में नहीं आया, तो उसको फिर से जो है हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, जो समस्यात्मक प्रश्न होंगे उनको भी हल करेंगे, तो उसके अंदर उसको फिर से समझा दिया जाएगा। जो ऐप से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सुविधा रहेगी। अब बात करते हैं हम गुरु बीजाणुधानी की या बीजांड की संरचना की। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना, तो मैं यहाँ इंग्लिश में लिख सकता हूँ, हिंदी में आपने सुन लिया। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम या फिर ओवेल बोल सकते हो, बीजांड बोल सकते हो, बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तो देखिए प्यारे बच्चों, गुरु बीजाणुधानी की संरचना की बात करेंगे। पहले मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, बाद में हम एक अलग पेज के ऊपर इसका डायग्राम जो है वो पूरा बनाकर इसको समझेंगे। देखिए गुरु बीजाणुधानी अगर बात करें तो आवर्त बीजी पादप, वैसे बीजांड जो है कौन होता है, बीजांड, ये कई प्रकार के पाए जाते हैं। बीजांड जो है वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं। किसकी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर प्रतीप बीजांड पाया जाता है, ये याद रखना। तो हम प्रतीप बीजांड की ही संरचना की बात करेंगे। प्रतीप का मतलब आप लोग समझते होंगे उल्टा, कैसा, उल्टा। तो उल्टा बीजांड या प्रतीप बीजांड आपको याद रखना है, उल्टा बीजांड नहीं लिखना है। क्या याद रखना है, प्रतीप बीजांड। तो प्रतीप बीजांड की संरचना है उसकी हम लोग जो है वो बात करेंगे। देखिए इस प्रकार के बीजांड में एक जो बीजांड होता है इसमें एक तरफ एक बिंदु, एक छिद्र पाया जाता है जिसे बीजांड द्वार बोला जाता है। देखिए आप पहले कुछ शब्द हैं जिनको मैं इन्वर्टेड कोमा बंद कर रहा हूँ, उन सबको हम डायग्राम में देखेंगे। तो बीजांड के आवरण जो होता है, बीजांड का आवरण जो होता है उसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। और इस बीजांड द्वार के बिल्कुल सीध वाला भाग, दूसरी तरफ वाला भाग कहलाता है निभाग। दूसरी तरफ वाला भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। मैं डायग्राम में समझाऊंगा सभी शब्द। इसके बाद में बात करते हैं, बीजांड के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं, दो आवरण। एक तो होता है बाहर की ओर जिसे बाह्य अध्यावरण कहा जाता है, और एक होता है अंदर की ओर जिसे अंत्य अध्यावरण कहा जाता है। बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण। इसके बाद अगर बात करें, अंत्य अध्यावरण के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है जिसे बीजांड काय कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, बीजांड काय बोला जाता है। तो बीजांड काय विभिन्न कोशिकाओं का समूह है। बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके समूह को क्या बोला जाता है, बीजांड काय जो है वो बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, बीजांड अंडाशय की गुहा में स्थित होता है। बीजांड ये देखिए डायग्राम में आई, ये अंडाशय है तो इसकी गुहा में स्थित होता है, तो उसे हम बोलेंगे गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा या उसे आप लोग क्या बोल सकते हो, अंडाशय गुहा बोल सकते हो। गर्भाशय गुहा या फिर क्या बोल सकते हो, अंडाशय गुहा उसको बोल सकते हो। इसके अलावा बात करें तो गर्भाशय गुहा में बीजांड जो जिस आवरण से जुड़ा हुआ रहता है, बीजांड वृंत नामक संरचना द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, बीजांड वृंत। ये यहाँ पे ये जो संरचना बनेगी, ये जो संरचना बनेगी उसे इस संरचना से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, बीजांड वृंत बोला जाता है। और बीजांड वृंत से एक संरचना और होती है जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है, अपरा, या जिसे प्लेसेंटा बोला जाता है। अपरा या फिर क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा बोला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, तो बीजांड के जिस भाग से बीजांड वृंत जुड़ा हुआ रहता है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड वृंत वाले भाग को क्या बोला जाता है, नाभिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाभिका। तो देखिए शब्द देखिए आप, बीजांड द्वार, निभाग, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, प्रतीप बीजांड,
बीजांड काय, गर्भाशय गुहा, अंडाशय गुहा, बीजांड वृंत, अपरा, नाभिका। तो ये सब शब्द हमें क्या है अभी देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि ये कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। बीजांड द्वार के भीतरी जो विपरीत भाग होता है उसे मैंने बता दिया निभाग कहते हैं। बीजांड में उपस्थित भ्रूण कोश में, बीजांड के अंदर एक गोलाकार संरचना उपस्थित होती है जिसे भ्रूण कोश बोलते हैं। और इस भ्रूण कोश का निर्माण जो है वो गुरु बीजाणु, किससे होता है? गुरु बीजाणु से। वो तो हम कल वाले वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, गुरु बीजाणु जनन के अंदर उससे होता है भ्रूण कोश। ठीक है, इम्ब्रियो सैक, न कि एंडोस्पर्म। एक होता है भ्रूण पोष, पोष नहीं कोष, हमें क्या याद रखना है? कोष। ठीक है, ये होता है। अब इसमें बीजांड द्वार की ओर तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है। अंड समुच्चय या फिर क्या बोला जाता है? अंड उपकरण कहा जाता है। जिसमें बीच वाली कोशिका जो होती है उसे अंड कोशिका बोलेंगे। बीच वाली कोशिका को क्या बोलेंगे? अंड कोशिका। और जो साइड में स्थित होती हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सहायक कोशिका बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? सहायक कोशिका। 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं निभाग की तरफ। किसकी तरफ? निभाग की तरफ। ठीक है, निभाग की तरफ कोशिकाएं होती हैं उनको बोला जाता है प्रत्याशांत या प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रत्याशांत या प्रतिमुखी कोशिकाएं। और प्यारे बच्चों, एक कोशिका उपस्थित होती है बिल्कुल बीच में, भ्रूण कोश के बीच में, जिसे केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? केंद्रीय कोशिका, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसमें कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार अगर बात करें तो एक प्रतीप बीजांड के, अगर प्रतीप बीजांड में अगर बात करें तो प्रतीप बीजांड के भ्रूण कोश में 8 तो क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। 8 तो क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। और 7 क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। क्योंकि 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ, एक बीच में। लेकिन बीच वाली कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। इसलिए केंद्रक तो टोटल कितने हो गए? 8। और जो कोशिकाएं हैं वो कितनी हो गई? 7। अब हम बात करते हैं, डायग्राम में देखते हैं कि ये कौन कौन से भाग हैं और ये कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं। देखो, मैं संरचना बनाता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है वो इनमें नाम भरेंगे। जितने भी अभी हमने पढ़े हैं उन सब के नाम ऐड करेंगे। एक बार संरचना बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार की ये संरचना होती है, जिसमें आप ध्यान से देखना, ये जो सबसे बाहर की तरफ मैंने बनाया है इसे हम लोग क्या नाम देंगे? बाह्य अध्यावरण। क्या नाम देंगे? बाह्य अध्यावरण। इसे हम नाम देंगे बाह्य अध्यावरण। ये अंदर की तरफ बनाया है, इसे क्या नाम देंगे? अंत अध्यावरण। इसे क्या बोलेंगे? अंत अध्यावरण। अब देखिए, मैंने बाद में आपको बताया, ये जो भाग होता है छिद्र वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। ये क्या है? बीजांड वृंत, जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है। ये जो भाग है इसको बोलते हैं नाभिका। इसको क्या बोला जाता है? नाभिका। बीजांड द्वार के विपरीत वाला भाग, ये जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? निभाग। इस भाग को क्या बोला जाता है? निभाग। इस भाग को क्या बोलेंगे? निभाग जो है वो बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अंदर की तरफ जाते हैं। अंत अध्यावरण के अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और बीच में एक और संरचना होती है। ठीक है, इसको एक बार छोड़ो, पहले इस कोशिकाओं को समझो। इस प्रकार से कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है। कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है, जिसे हमने क्या नाम दिया? क्या कहा था? बीजांड का है। जिसे हमने क्या कहा? बीजांड का है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा गया था? बीजांड का है। ठीक है, बीजांड काय के अंदर की तरफ जो संरचना स्थित होती है जिसे क्या बोला जाता है?
भ्रूणकोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के ऊपर की तरफ निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन 3 कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया था? प्रत्याशांत। प्रत्याशांत या फिर प्रतिमुखी कोशिका कहा था। प्रत्याशांत या फिर क्या कहा था? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा था। इसके बाद अगर बात करें तो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं बीजांड द्वार की तरफ, क्योंकि बीजांड द्वार यही हुआ ना, बीजांड द्वार इधर है तो इसकी तरफ यही है। इनमें इनको क्या बोला हमने? अंड समुच्चय या फिर अंड उपकरण। अंड समुच्चय या फिर क्या बोला? अंड उपकरण। इनमें बीच वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? अंड कोशिका। बीच वाली कोशिका को तो क्या बोला जाता है? अंड कोशिका। और जो दो साइड में है उनको क्या बोला जाता है? सहायक कोशिका। जो दो साइड में कोशिका थी उनको क्या बोला जाता है? सहायक कोशिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये बीजांड की संरचना है। भ्रूणकोश के बीच में एक कोशिका उपस्थित होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, जिसे कौन सी कोशिका कहा जाता है? केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है? केंद्रीय कोशिका जो है वो कहा जाता है। या इसमें 2 केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय न्यूक्लियाई, ठीक है, इसलिए इसे केंद्रीय कोशिका जो है वो कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो संरचना है प्रतिबीजांड की संरचना है। किसकी है? प्रतिबीजांड की संरचना। प्रतिबीजांड की संरचना ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से क्या होती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बीजांड की संरचना। तो इस प्रकार आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो भ्रूणकोश है या बीजांड है उसमें 8 तो क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं और 7 क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। 7 कोशिकाएं और 8 जो है 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बीजांड की संरचना की हमने बात कर ली। ये आपको नोट्स के अंदर डायग्राम जो है वो मिल जाएगा। अब ये कोशिकाएं कैसे बनती हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, उसकी बात हम कल आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस जो है उसकी बात आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।